Hello my dear students, welcome to my channel and I hope that you all are doing great. इस वीडियो के अंदर हम MHI 109 यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स कवर करने वाले हैं। जो भी हमारे आंसर्स होते हैं वो बायलिंगुअल होते हैं, तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और गाइज यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपने अभी तक MHI 109, 110 एंड 111 इसके लिए अपने नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने लिए गेस्ट पेपर्स खरीद सकते हैं। ओके, दिस इज द नंबर जिस पे आपको व्हाट्सएप करना है। आप बस एक हाय भेज दो, आगे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जो भी आपकी क्वायरीज होंगी वो वहाँ पे ही आंसर हो जाएंगी। गेस्ट पेपर्स के अंदर आपको अराउंड 20+ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके अंदर आपको आंसर्स भी मिल जाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन? महिलाओं का क्या रोल था इन द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया? तो भारत के अंदर जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन आए उन सभी आंदोलनों के अंदर जो हमारे देश की महिलाएं थी उनकी भूमिका के बारे में आपको चर्चा करनी है। सो गाइज, वुमेन का रोल काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट था बट वो अंडर रिकॉग्नाइज्ड रहा। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रहा। तो भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही, परंतु उसे कम करके आंका गया। दैट मीन्स कि उसको अंडर रिकॉग्नाइज रखा। दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड नॉट ओनली एज सपोर्टर्स बट ऑल्सो एज लीडर्स। तो वहाँ पे वो सहयोगी के रूप में नहीं बल्कि नेतृत्व, संगठन और प्रत्यक्ष क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया करती थी। तो ये सिंपल सा आपको अपने आंसर में एक इंट्रोडक्शन बताना है महिलाओं से रिलेटेड कि महिलाएं उस समय पे क्या क्या किया करती थी। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ जो हाईलाइट करेंगे वो ये रहने वाली है कि उनका रोल अंडर रिकॉग्नाइज्ड रहा। ओके, अब हम यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में उनके रोल को समझेंगे। जैसे कि जो महिलाएं हैं गाइस, वो सशस्त्र संघर्षों में भाग लिया करती थी। पार्टिसिपेशन इन द आर्म्ड स्ट्रगल। तो कुछ महिलाएं, कल्पना दत्त, प्रीति लता वाडेदार और दुर्गा भाभी जैसी महिलाएं सशस्त्र कार्रवाइयों, बम निर्माण और क्रांतिकारी अभियानों में भाग लिया करती थी। उसके अलावा वो संगठनात्मक और सहायक भूमिका भी निभाती थी। सो दे वर्क एज द कुरियर्स, शेल्टर रिवॉल्यूशनरीज, कलेक्टेड फंड्स एंड स्प्रेड नेशनल लिटरेचर। तो भारत का लिटरेचर हो गया, जो भी हमारे क्रांतिकारी थे उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, कुरियर की तरह काम करना, फंड्स को कलेक्ट करना, ये सारे उनके काम थे। और लीडरशिप भी करती थी वो, मतलब नेतृत्व और दूसरों को प्रेरणा देना भी उनका काम था। So figures like Madam Bikaji Kama inspired revolutionaries abroad and raised the issue of Indian freedom internationally. तो मैडम बीकाजी कामा ने भारत का जो पूरा मुद्दा है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और जो है युवा और छात्र आंदोलनों में उन्होंने भागीदारी की। सो यंग वुमेन एक्टिवली ज्वाइंट रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स एंड स्टूडेंट लीड मूवमेंट्स ब्रेकिंग सोशल बैरियर्स। तो युवतियों ने क्रांतिकारी संगठनों और छात्र आंदोलनों में भाग लेकर सामाजिक बाधाओं को तोड़ा था एंड दे वर द इंटीग्रल टू इंडियाज रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। और वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो अभिन्न अंग हैं भारत के। जो हमारा आंदोलन था, क्रांतिकारी आंदोलन, उसका वो अभिन्न अंग है। प्रूविंग दैट द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वॉज ऑल्सो अ स्ट्रगल फॉर जेंडर इक्वेलिटी। तो यहाँ पे एक चीज़ और सामने आती है कि ये जो हमारा आज़ादी का स्ट्रगल था, इट वॉज ऑल्सो अ स्ट्रगल ऑफ जेंडर इक्वेलिटी एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो महिलाएं भारत के क्रांतिकारी आंदोलनों का अभिन्न अंग थी, जिससे यह सिद्ध होता है कि स्वतंत्रता संग्राम लैंगिक समानता और सामाजिक परिवर्तन का भी एक संघर्ष था। तो इस तरीके से आप महिलाओं के बारे में जो उनके मुद्दे हैं उनको बताएंगे। आप अपने हिसाब से और भी पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स वाले, जो आपको लगता है कि हाँ इस क्षेत्र में महिलाओं का योगदान रहा होगा। इसके बाद एक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके अंदर आपको रॉलेट एक्ट के बारे में बताना है। और ये जो है भारत के जो राष्ट्रवादी थे उन सभी के बीच में वाई दिस एक्ट वॉज वेरी अनपॉपुलर, उन्हें ये एक्ट क्यों नहीं पसंद था। सो द रॉलेट एक्ट वॉज पास विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईयर 1919 टू सप्रेस नेशनलिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया। तो उस समय हम क्या देखते हैं कि भारत में जगह जगह गाइज क्या हो रही थी, नेशनलिस्ट एक्टिविटीज हो रही थी। नेशनलिस्ट एक्टिविटीज का मतलब होता है कि आज़ादी के लिए मतलब लोग लड़ रहे थे, कुछ रणनीतियां बना रहे थे। तो इस सब की वजह से अंग्रेज़ों को एक डर था। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने एक एक्ट पास किया जिसको नाम दिया गया रॉलेट एक्ट।
तो इट गिव्स, और इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि इस एक्ट में जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी अंग्रेजों का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिल जाती हैं। ओके, असाधारण पावर्स मिल जाती हैं, और उनकी सिविल लिबर्टीज जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो किसकी? इंडियंस की कई सारी जो आज़ादी है वो इसकी वजह से छिनती है। इस वजह से इंडियन इसको अपोज करते हैं, इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि जो रॉलेट एक्ट है वो 1990 में ब्रिटिश सरकार ने पास किया था, ठीक है, 19 में। तो क्यों किया था? क्योंकि भारत के अंदर उस समय जो भी राष्ट्रवादी गतिविधियां चल रही थी वो उन गतिविधियों को दबाना चाहते थे। इसने औपनिवेशिक सरकार को असाधारण अधिकार दिए और नागरिक स्वतंत्रताओं को भी इसने सीमित कर दिया, मतलब नागरिकों के पास ज्यादा स्वतंत्रताएं फिर उसके बाद नहीं बची। तो क्या था रॉलेट एक्ट? तो पहली चीज, सरकार को असाधारण अधिकार मिल चुके थे। तो इस कानून के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी और बिना मुकदमे के जेल में रख सकती थी। ओके, सो पहली चीज क्या इस एक्ट में? इट गेव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स टू द गवर्नमेंट, बिकॉज ये अलाउ करता है गवर्नमेंट को टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट ए वारंट एंड डिटेन देम विदाउट ट्रायल। उसके बाद कानूनी अधिकारों का निलंबन हो जाता है। सो ये परमिट करता है इम्प्रिजनमेंट विदाउट ज्यूरी ट्रायल, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में नहीं लेके जाया जाएगा और उसको जो है जेल में रखा जाएगा, ठीक है। तो मतलब उसके लीगल राइट्स छिन जाएंगे। तो ये क्यों अनपॉपुलर था? तो ऑब्वियसली क्योंकि ये हमारी सिविल लिबर्टीज को वायलेट कर रहा था। नेशनलिस्ट जो थे वो इसको अपोज कर रहे थे बिकॉज इट कर्टेल्ड फंडामेंटल फ्रीडम लाइक द फ्रीडम ऑफ पर्सनल लिबर्टी, फ्री एक्सप्रेशन जैसी हमारी जो फ्रीडम्स थी उनको छीनता है। इट पास विदाउट द इंडियन कंसेंट, तो भारतीय सहमति के बिना इसको पारित किया जाता है। सो द एक्ट वॉज पास डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम इंडियन मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो है दमन का प्रतीक था। गांधी जी इसको एज द ब्लैक एक्ट कहते हैं, एज इट रिप्रेजेंटेड अनजस्ट एंड अथॉरिटेरियन रूल। तो जो गांधी जी थे उन्होंने इसको अन्यायपूर्ण और दमनकारी कानून भी कहा। तो दैट इज वाई दिस एक्ट वॉज वेरी अनपॉपुलर, क्योंकि यहाँ पे लोगों की लिबर्टीज, उनकी फ्रीडम्स छिन गई थी। इंडियन मेंबर्स जो है वो इसके उनकी सहमति के बिना इसको पास कर दिया गया था, और गांधी जी इसको ब्लैक एक्ट कहते हैं। नाउ इन द कंक्लूजन आप बताएंगे कि रॉलेट एक्ट ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट किया और व्यापक विरोध को जन्म दिया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया मोड़ आता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। What were the reasons for the failure of the revolt of 1857? तो 1857 का जो विद्रोह था उसकी असफलता, क्या क्या कारण थे कि हम जो है उसमें असफल हो गए? तो सबसे बड़ा कारण था कि यूनिटी नहीं थी। तो रिवॉल्ट के अंदर कोई भी जो लीडर्स थे वो एक साथ काम नहीं कर रहे थे, कॉमन मतलब उनमें समन्वय नहीं हो पा रहा था। और रिवॉल्ट मेनली आपको नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया में देखने के लिए मिलेगा, जबकि साउथ इंडिया का और ईस्टर्न इंडिया का बहुत सारा जो पार्ट है वो गाइज अनअफेक्टेड रहा, वहां पे कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। तो अगर ये लिमिटेड तौर पे हुआ इस वजह से भी फेल हो, मतलब कि पूरा भारत एकजुट नहीं हो पाया था, यूनिटी भी नहीं थी, इसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड बहुत कम था और मॉडर्न वेपन्स की भी कमी थी। जो हमारे विद्रोही थे उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, गोला बारूद और वित्तीय संसाधनों की भी कमी थी, जबकि अंग्रेजों के पास बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ सैन्य शक्ति थी एंड देयर वाज नो क्लियर पॉलिटिकल प्रोग्राम। ओके, सो अंग्रेजों को हटाने के बाद की कोई स्पष्ट राजनीतिक योजना या भविष्य की दृष्टि नहीं थी। इसके बाद सपोर्ट नहीं था, एजुकेटेड और मिडिल क्लास जो थे ना उनको मतलब उनको सक्रिय रूप में वो शामिल इसमें नहीं हुए थे। ओके, सो अब हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे, जहां पे आपको सक्सेस एंड फेलियर्स को बताना है। जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसके सक्सेसेस एंड फेलियर्स के बारे में आपको बात करनी है। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? सो गाइज वो लॉन्च हुआ था आपका 1930 में बाय महात्मा गांधी, एंड शुरुआत इसकी होती है सॉल्ट सत्याग्रह के द्वारा। सो 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के साथ आंदोलन की शुरुआत की एंड इट एम टू अचीव इंडिपेंडेंस थ्रू
नॉन वायलेंट मास प्रोटेस्ट, और यहाँ पे वो चाहते थे कि वो अहिंसक तरीके से जो है प्रोटेस्ट करें। 1931 saw temporary suspension through the Gandhi-Irwin Pact, allowing Gandhi to attend the Round Table Conference। और यहाँ पे गांधी इरविन समझौता भी होता है, जहाँ पे ताकि जो गांधी है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकें। सो ये तो आपका इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। देन आप इसकी कुछ सफलताएं बताएंगे, जैसे कि इसमें जनता ने भारी मात्रा में भागीदारी की थी, जन भागीदारी काफ़ी थी, महिलाओं का पार्टिसिपेशन अच्छा था, जो महिलाएं हैं वो दुकानों का बहिष्कार कर रही थी, विरोध प्रदर्शन कर रही थी, और जो इसका प्रभाव आपको इंटरनेशनल भी देखने के लिए मिलता है। तो इस आंदोलन ने विश्व स्तर पर ध्यान आकर्षित किया और ब्रिटिश शासन की नैतिक साख को कमजोर कर दिया। ठीक है, तो मेन चीज ये थी कि जो ब्रिटिशर्स की मॉरल अथॉरिटी थी ना, उसको वीक करना चाहते थे गांधी जी। इसके अलावा ब्रिटिशर्स के साथ बातचीत की फिर शुरुआत होती है। सो गांधी इरविन पैक्ट जब होता है तो हमें दिखता है कि हाँ, थोड़ा बहुत तो पोटेंशियल है कि हम नॉन वायलेंट नेगोशिएशन इनके साथ कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गई इसकी सक्सेसेस। देन आप इसके फेलियर्स को देखेंगे तो सपोर्ट लिमिटेड है, मतलब कि अगर हम देखें तो इसमें आपके पीजेंट्स, वर्कर, वुमेन, स्टूडेंट्स तो हैं, बट इसमें आपको जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम पे, मुस्लिम्स थे, वो सब ने फुली पार्टिसिपेट नहीं किया था। और ब्रिटिशर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा दमन किया, अरेस्ट किया, लाठीचार्ज किए, और तत्कालीन स्वराज आपको नहीं मिल पाया। सो सस्पेंशन विदाउट फुल इंडिपेंडेंस, जिसकी वजह से जो सपोर्टर्स थे गाइस वो सारे भी निराश हो गए थे। देन आपका अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री इन द वेक ऑफ डायरेक्ट एक्शन कॉल। तो जब मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन कॉल दी जाती है ना, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या पूरी मतलब इंडिया में सिचुएशन थी, आप उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो ऑन द 16th August 1946 मोहम्मद अली जिन्ना कॉल्ड फॉर डायरेक्ट एक्शन टू प्रेस द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। तो 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को मजबूत करने के लिए डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया, और इससे हमारे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। ओके, यानी कि कम्युनल टेंशंस बढ़ी, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक टर्निंग पॉइंट बनता है। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमें सांप्रदायिक दंगे देखने के लिए मिले। कलकत्ता, नावखाली, बिहार में हमें हिंदू मुस्लिमों के बीच में दंगे, और जो ब्रिटिश वाली इंतरिम गवर्नमेंट थी उसको बड़ी परेशानी हुई उसके बाद यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखने की। जो भी आपके समुदाय थे उनका ध्रुवीकरण हुआ, तो हिंदू और मुस्लिम समुदाय राजनीतिक रूप से एक दूसरे को मतलब अलग अलग मानने लगे, अलग अलग खेमों में वो बढ़ जाते हैं, और सांप्रदायिक विभाजन बहुत गहरा हो जाता है। एंड डायरेक्ट एक्शन ने गाइस क्या करा था, जो सेपरेट मुस्लिम स्टेट की डिमांड है उसको और ज़्यादा मजबूत कर दिया। तो डायरेक्ट एक्शन ने अलग मुस्लिम राज्य की मांग को तेज किया और नेताओं को विभाजन की बातचीत की ओर ढकेला। तो वहां से हम देखते हैं कि विभाजन की बात शुरू होती है, दंगे शुरू होते हैं, दैट इज योर डायरेक्ट एक्शन डिमांड। इसके बाद आप देखोगे अगला क्वेश्चन कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसका बेसिक एम मतलब मूल उद्देश्य उसका क्या था। सो द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी ऑन 8 अगस्त 1942 ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, तो क्विट इंडिया आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के समय की थी, और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ब्रिटिशर्स को फोर्स करना कि वो इंडिया को छोड़कर जाएं और हमें अटेन करनी थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सो इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिशों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना, और जन सामूहिक सविनय अवज्ञा के माध्यम से क्या प्राप्त करना, पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति। अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है और पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करना है, ये इसके बेसिक एम थे। तो यहाँ पे ये डिमांड कर रहे थे कि ब्रिटिश रूल को इमीडिएटली इंडिया में एंड किया जाए, हमें पहले के मूवमेंट की तरह नहीं बल्कि हमें अब फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, संवैधानिक सुधार हमारे यहाँ पे किए जाएं। और जनता के बड़े बड़े जो समूह हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे स्ट्राइक्स कर रहे थे, नॉन वायलेंट को भी प्रमोट किया जा रहा था। जो स्ट्रगल का मेन जो हमारा मेथड था वो अहिंसक ही था, और राष्ट्रीय एकता को क्विट इंडिया मूवमेंट ने मजबूत किया। सो to unite people across regions, religions and social group for the freedom struggle.
नाउ इन द कंक्लूजन आप बताएंगे दैट क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये सिंबलाइज करता है टोटल रिजेक्शन ऑफ कॉलोनियल रूल। सो इसने क्या करा है, औपनिवेशिक शासन को पूर्ण रूप से अस्वीकृत किया और मोबिलाइज किया भारत की जनता को, ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंस की मांग करें, चाहे कितना भी ब्रिटिश उनके खिलाफ दमनकारी कार्यवाही करें। इसके बाद आपका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में बताना है, और कांग्रेस जो है वो इनकी आलोचना क्यों करती थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक लार्ज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था बाय द ब्रिटिश बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिशों द्वारा स्वतंत्रता से पहले किया गया सबसे बड़ा संवैधानिक सुधार था। इसका उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय संरचना और सीमित स्वशासन लागू करना था। तो समझ रहे हो कि भारत के अंदर जो प्रांतीय स्वायत्तता है उसको देना, साथ में संघ की संरचना बनाना कि मतलब संघवाद होगा, और थोड़ा बहुत इंडियंस को जो है लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस देना था। प्रोविजंस की बात करें तो यहाँ पे प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, प्रांतों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे जो स्थानीय विषय होते हैं उस पे मतलब वो ऑटोनमी थी उनको। पूरा एक संघीय ढांचा तैयार किया गया जिसमें ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स होंगे, एंड कुछ जो पावर्स थी उनमें सेंटर के पास पावर्स को रिजर्व्ड किया गया। बाईकैमरल लेजिस्लेचर आए, यानी कि 2 हाउसेज आए सेंटर में। तो केंद्र और प्रांतीय विधानसभाओं में 2 सदनों का निर्माण किया गया जिसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होंगे, और विषयों को विभाजित किया गया फेडरल में, प्रोविंशियल विषय और रिजर्व्ड कैटेगरी के विषय, जिसमें आप डिफेंस, फाइनेंस और बड़े बड़े जो मुद्दे थे उन पे अभी भी ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल था और मताधिकार दिया गया, बट इट वाज लिमिटेड। ठीक है, यूनिवर्सल जो है सफरेज नहीं था। सो व्हाई कांग्रेस क्रिटिसाइज्ड इट, तो कांग्रेस इसको क्यों इसकी आलोचना कर रही थी, तो क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स का नियंत्रण तो बना ही हुआ है। सुधारों के बावजूद रक्षा, विदेश नीति और वित्त जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में ही रहे। केवल थोड़े लोगों को ही मतदान का अधिकार मिला, जिससे जनता बड़ी संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर रही। सांप्रदायिक जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ गई थी, और फेडरेशन कभी भी, संघीय व्यवस्था बना दी गई पर कभी भी लागू होती हुई नहीं दिखी थी। सो इन द फाइनल कंक्लूजन आप बताएंगे that while the Government of India Act 1935 introduced provincial autonomy and reforms, Congress criticized it as incomplete, restrictive and serving British interest, कि ये सिर्फ क्या कर रहा था, अंग्रेजों के इंटरेस्ट, उनके ही हित में था, रेदर देन ट्रू इंडियन सेल्फ रूल, और वास्तविक भारतीय स्वशासन इसमें बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो गाइज MHI 108 के कुछ बहुत वीडियोज, 109 के कुछ बहुत वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दी हुई प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके भी 109 के लिए कुछ क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हमेशा प्रिपेयर करके चलो, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स आपको पढ़ने, क्योंकि देखो बुक्स काफ़ी बड़ी हैं, सिलेबस इतना ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को ज़रूर कवर करना है, और वो आप प्लेलिस्ट से कर सकते हो, या फिर जो हमारा गेस्ट पेपर है MHI 109 का वो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप चाहो तो एक बार व्हाट्सएप पे जाके जो है मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो और अपने लिए गेस्ट पेपर्स ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको गाइस नंबर मिल जाएगा। ओके, सो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 के अंदर मैं बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करवा दूंगी।